कैपिटल ऑफ इंडिया इज नेपाल। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, यानी कि जम जाता है। सबको पता है कि ये लॉजिकल बात। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें ये इंग्लिश का सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने बात की कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे किस स्टेप में शुरुआत हुई। आज के इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जो साउंड हैं, लेटर हैं और वर्ड हैं, ये तीन टर्मिनोलॉजीज़, ये जो तीन शब्द हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये तीन आखिर हैं क्या। ठीक है, ये इंग्लिश का दूसरा लेसन है। चलिए शुरू करते हैं तब। तो सबसे पहले कड़ी क्या है, कोई भी भाषा होती है तो उसको बनने में सबसे पहले क्या मदद करता है, साउंड। और दूसरा क्या मदद करता है, लेटर। सब समझेंगे अभी डेफिनेशन के माध्यम से। और तीसरा क्या होता है, वर्ड। और चलिए फोर्थ भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि इनके मिलने से, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है। तो ये चार चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में सीखते हैं। साउंड को हिंदी में आवाज़ बोलते हैं या फिर ध्वनि, और लेटर को बोलते हैं अक्षर, वर्ड को बोलते हैं शब्द, और सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य हिंदी में। ठीक है, अब वन बाय वन चलिए सीखते हैं कि ये साउंड किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और लेटर किसे कहते हैं। एक चीज़ छूट गया है लेटर के बाद, वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। कुछ लोगों का मानना होता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, कुछ लोगों का मानना होता है कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 1 होते हैं, और भी कुछ लोगों का मानना हो सकता है। तो इस वीडियो में ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेट को कितने होते हैं और अल्फ़ाबेट की परिभाषा क्या होती है। तो अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, इसे इरेज करते हैं और इन 5 शब्दों के बारे में चलिए बात करते हैं। साउंड किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, और वर्ड किसे कहते हैं, और सेंटेंस किसे कहते हैं, और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट। सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्वनि। ध्वनि क्या होता है ना कि इट इज़ अ ओरल फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, ऐसे बोल सकते हैं कि लेटर और वर्ड्स। ध्यान समझिए कि जो साउंड होता है ना इंग्लिश में या फिर किसी भी भाषा में, जो साउंड वर्ड होता है उसकी परिभाषा ये होती है ना कि इट इज़ ओरल, इट इज़ एन ओरल फॉर्मेशन। ओरल फॉर्मेशन का मतलब क्या, मौखिक स्वरूप। ये होता है मौखिक स्वरूप ऑफ का, किसका, लेटर्स का या वर्ड्स का। यानी कि जो अक्षर होते हैं, अक्षर उनका, या फिर जो शब्द होते हैं, शब्दों का या फिर अक्षरों का ये मौखिक जो स्वरूप होता है, मौखिक जो रूप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। इतना बस समझ में आ रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ आप जो बोलते हैं उसको अगर लिखित रूप नहीं दिया गया है, बस केवल बोला गया है, तो उसको ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये समझते हैं कि लेटर किसे कहते हैं। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर। देखिए, लेटर इज द स्मॉलेस्ट
unit of any language that cannot be divided into further parts etc। अब ये समझिए कि लेटर किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, लेटर यानी कि अक्षर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई इज है लेटर, यानी कि अक्षर। यानी कि जो अक्षर होता है वो किसी भी भाषा की, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू, संस्कृत हो, कुछ भी, कोई भी भाषा हो, उसकी सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो ये तो उसकी पहचान हो गई। आगे देखिए, दैट कैन नॉट बी मतलब कि जो लेटर हैं वो कैन नॉट बी डिवाइडेड, उनको बांटा नहीं जा सकता है। डिवाइड मतलब बांटना। तो जो लेटर्स होते हैं वो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं और उनको किन्हीं आगे भाग में हम लोग बांट नहीं सकते हैं। इनटू फर्दर पार्ट्स, फर्दर मतलब आगे, पार्ट्स मतलब टुकड़ों में, तो उनको अलग हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। जो लेटर होते हैं उनकी ये खासियत होती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो आपको अक्षर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को लेटर बोलते हैं। इनको लेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ए है ना, मान लीजिए कि ए ऐसे बनता है, मानना कि इसमें ऐसे ही बनता है, लेकिन अब अगर आप चाहें कि अगर आप लेटर को ऐसे बनाएं तो ये गलत हो जाएगा। अगर बीच वाला ऐसे नहीं करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बी को मान लें कि लेटर ऐसे है, ऐसे बनाए, ये बीच वाली लाइन ना दें तो ये लेटर नहीं कहलाएगा। तो इसको देख रहे हैं ना कि हम लोग अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट पा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जो लेटर होता है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनको हम आगे किन्हीं दूसरे टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? इसको नोट कीजिए। चलिए, जो तीसरा अब जो टर्मिनोलॉजी है, यानी जो तीसरा शब्द है, उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ना, या फिर मैं आपसे पूछूं कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 होते हैं, या फिर 1 होते हैं, या फिर 5 होते हैं, ये आपको 3 मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 एंड 3। और मैं आपसे पूछूं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं कि 1 होते हैं कि 5 होते हैं, बताइए। तो देखिए, आपका जो भी आंसर होगा, अल्फ़ाबेट 26 तो नहीं होते हैं, 5 भी नहीं होते हैं, 1 होते हैं। बहुत लोगों को ये बात लग रही होगी नहीं 26 होते हैं फिर 5 होते हैं, इन दोनों में से कोई आंसर रहा होगा, एक बहुत कम लोगों का रहा होगा। लेकिन जो अल्फ़ाबेट की संख्या है ना, किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट की संख्या बस 1 ही होती है। वो अब समझ में आएगा, जब इसकी आप परिभाषा समझेंगे तो अब समझ में आएगा कि अल्फ़ाबेट 1 ही क्यों होता है। इसके लिए इसको इरेज करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट की परिभाषा क्या होती है कि अल्फ़ाबेट is the group of letters in a systematic manner that convey no meaning। इट इज। देखिए, ये है अल्फ़ाबेट की परिभाषा। क्या है
कि अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला इज है द ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह। जो अल्फ़ाबेट होती है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होती है, यानी कि अक्षरों का समूह होती है। वो भी कैसे? इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक व्यवस्थित तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई आगे कोई पीछे नहीं, जैसा बनाया गया है वो सिस्टमैटिक मैनर में ही है, वो तरीके से ढंग से ही हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और सिस्टमैटिक मैनर में होने की वजह से ये क्या बताती है? दैट जो कन्वे बताती है नो मीनिंग, और कोई इसका अर्थ नहीं होता है। कन्वे नो मीनिंग का मतलब कन्वे बताती है, नो मीनिंग का मतलब कि कोई भी अर्थ इसका नहीं होता है। यानी कि जो अल्फ़ाबेट होती है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होती है और सिस्टमैटिक ढंग से ही होती है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और होता क्या है कि ये जो A to Z होते हैं, A B C D और X Y और Z, तो ये जो ABCD जो आपको दिख रहा है, इनको अभी हम लोगों ने सीखा कि इनको अक्षर बोलते हैं। तो इन अक्षरों का समूह ना A से लेके Z तक होता है। तो ये A से लेके Z तक जब होता है ना, तो इनके पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। न कि इसको अल्फ़ाबेट, इसको अल्फ़ाबेट, इसको अल्फ़ाबेट, ये नहीं बोलते हैं। इन सबको तो अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी अगर आप बोल रहे हैं A, तो वो ध्वनि है, और वो लिख दिए तो वो हो गया लेटर। और उन्हीं लेटर्स को अगर सिस्टमैटिक ढंग से पूरा एक जगह लिख दिया जाए तो उन्हीं को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आप चीज़ें समझ रहे हैं। अब सीखते हैं हम लोग शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वर्ड किसे कहते हैं। देखिए, वर्ड की यानी कि शब्द की क्या परिभाषा होती है कि वर्ड इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स in a systematic manner and conveys some meaning। जो आपने जो लेटर की जो अल्फ़ाबेट की जो आपने डेफिनेशन दिखा है, उसमें और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस यही अंतर है। ये सम मीनिंग था, या इसमें सम मीनिंग है, और वहाँ पे क्या था? नो मीनिंग था। यानी कि बस इसी शब्द का अंतर है इसकी परिभाषा में। चलिए फिर भी इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, वर्ड यानी कि शब्द इज है ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स हैं। यानी कि जो शब्द है वो भी क्या है? इसका मतलब है भी ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह। जो शब्द है वो भी क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह है। इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सुव्यवस्थित ढंग से, यानी एक व्यवस्थित ढंग से, ये भी क्या है? अक्षरों का समूह है शब्द। एंड और कन्वेज बताता है सम मीनिंग, कुछ अर्थ। यानी कि जो शब्द है वो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है, लेकिन इसके कुछ क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। जबकि जो अल्फ़ाबेट था वो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स था, वो भी सिस्टमैटिक ढंग से था, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं था। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो वर्ड होता है वो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, सिस्टमैटिक ढंग से होता है। सिस्टमैटिक ढंग से होने का मतलब है ना कि ये पहले ही से तय है कि कौन सा लेटर किसके पहले आएगा, किसके बाद आएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि लिख दें इसको ऐसे CAT कैट, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा CTA, ऐसे नहीं कर देंगे। ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। तो ये इसमें ये पहले ही से क्या होता है? ये फिक्स होता है कि हाँ C के बाद A आएगा तभी ये जाके कैट बनेगा, तो इसलिए ये वर्ड हो जाता है। सिस्टमैटिक ढंग कहने का मतलब ये था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिख दें डॉग, टेबल,
पेन, फर्नीचर, तो ये सभी क्या हैं, ये सब वर्ड्स हैं, सब शब्द हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका कुछ मीनिंग है और ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हैं और ये क्या हैं, सिस्टमेटिक ढंग से हैं। अगर इसी को ऐसे लिख देते ना कि DGO, तो ये डॉग नहीं पढ़ते इसको, तो इसलिए वर्ड भी नहीं होता। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होता लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता और सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता, इसकी वजह से ये वर्ड की कैटेगरी से बाहर हो जाता। अब एक चीज़ लास्ट बच गई है जिसका नाम है सेंटेंस। अब चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब सेंटेंस समझते हैं। लास्ट जो शब्द है यानी कि जो लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है बेसिक ऑफ इंग्लिश की, ये है सेंटेंस। इसके समझते हैं। देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words that convey a logical and complete मीनिंग ETC। चलिए अब ये समझते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि सेंटेंस वाक्य इज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह दैट कन्वे जो बताता है और लॉजिकल यानी कि एक तार्किक समझ रहे हैं ना। तार्किक का अर्थ ये होता है ना कि कोई एक बात है उस पे दो लोगों का जो देखने का नज़रिया है या फिर दोनों लोगों की जो बात है अगर एक जैसी हो तो उसको बोलते हैं कि तार्किक बात है, ये लॉजिकल बात है। मान लेते हैं कि आगे कोई एक चीज़ है, वो है एक्चुअली पेड़, समझ लीजिए। मान लीजिए कि वो है एक्चुअली पेड़, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये हाथी है, एक दूसरा कह रहा है कि नहीं ये पेड़ है, तो ये इलॉजिकल बात हो जाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन दोनों लोग कह रहे हैं, सामने वाला भी कह रहा है कि नहीं ये तो पेड़ है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये तो पेड़ है, तो ये बात लॉजिकल होती है। लॉजिकल का मतलब यही है कि दोनों लोगों का अगर विचार एक दूसरे से मिलता है तो उस बात को लॉजिकल बात बोलते हैं। तो इस सेंटेंस की परिभाषा में क्या हो रहा है ना कि सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ शब्दों के समूह को बोलते हैं जो लॉजिकल यानी कि तार्किक और कंप्लीट यानी कि पूरा मीनिंग यानी कि अर्थ देने में सक्षम होता है या फिर देता है। बात समझिए कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है यानी शब्दों का समूह होता है जो तार्किक और पूरा अर्थ देने का काम करता है। अब कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं लिखता हूँ, आप इनसे डिसाइड करिए कि क्या ऐसा कोई सेंटेंस है जो इलॉजिकल बात कर रहा है तो वो भी सेंटेंस नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट है तो वो भी सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस होने के लिए तीन क्राइटेरिया है जो पूरा होना अति आवश्यक है। पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड, फिर दूसरा है कि लॉजिकल मीनिंग हो, फिर तीसरा ये है कि कंप्लीट मीनिंग हो। ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस ये है, देखिए ये 5 सेंटेंसेस हैं। अब इनमें ये देखते हैं कि इसमें ये जो तीनों जो पॉइंट थे जो देखिए ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं
और इन 5 सेंटेंसेस में हमको ये देखना है कि इनमें ये जो तीनों जो क्राइटेरिया है, यानी कि जो तीनों पॉइंट है, अगर तीनों पॉइंट एक इनमें 5 सेंटेंस में अगर अप्लाई होगा तब ये 5 सेंटेंस होंगे, नहीं तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिस होगी ना तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या है कि माय फादर इज़ अ पुअर फार्मर। तो कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मेरे जो पिताजी हैं वो क्या है, एक गरीब किसान है। हो सकता है किसी के पिताजी हैं वो गरीब किसान है, तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, मीनिंग भी लॉजिकल है और बात भी जो है वो कंप्लीट है। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, ये तीनों पॉइंट इसमें हैं। दूसरा सेंटेंस पे आते हैं। दे स्टडी इन क्लास 12, वे कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो ये भी बात पूरी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, 1 2 3 4 5 शब्द भी, तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो गया। और इसमें क्या है, ये मीनिंग भी लॉजिकल है कि कोई व्यक्ति है, बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि वे लोग कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ये भी बात सही है। और ये भी बात कंप्लीट भी है कि वे लोग कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ना लौकत वाला ना। तीसरा सेंटेंस देखिए कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज नेपाल। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, यानी कि पहला स्टेप तो फॉलो हो गया। दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट क्या है कि वो फॉलो नहीं हो रहा है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ नेपाल। सबको पता है कि इंडिया के जो राजधानी है यानी कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नेपाल है, खुद ये एक कंट्री है। तो ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो कंप्लीट है, बात ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं इसमें और बात भी पूरी है, बात अधूरी नहीं है। लेकिन बस बात ये है ना कि ये बात जो है इलॉजिकल है, ऐसी बात नहीं है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, इसलिए ये गलत है। इस पर आ जाइए, इफ़ यू हेल्प मी वंस हियर, अगर तुम मेरी एक बार यहाँ मदद करो, तो ये बात तो लॉजिकल है, कोई भी ये कह सकता है कि तुम अगर मेरी एक बात मदद करो। और ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड भी इसमें है, बात भी क्या है, लॉजिकल है कि एक बार तुम मेरी मदद करो, लेकिन बात क्या है, इनकम्प्लीट है। ये बात कंप्लीट है, बात कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक सेंटेंस नहीं है। आ जाते हैं थर्ड पे। वाटर फ्रीजेज एट 100 डिग्री सेल्सियस इन इंडिया। भारत में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, यानी कि जम जाता है। सबको पता है कि ये लॉजिकल बात है। बात देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हैं इसमें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, बात भी कंप्लीट है, लेकिन बात क्या है, इलॉजिकल है। हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो क्या होता है, बॉईल होने लगता है, यानी उबलने लगता है, न कि फ्रीज हो जाता है, न कि जम जाता है। तो आशा करते हैं कि ये जो बेसिक्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर हेल्पफुल रहे हैं तो चैनल के साथ बने रहिए।